नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। मैं मनीष भार्गव लर्न फिजिक्स विद मनीष सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स की क्लासेस अपनी रनिंग में है, फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं ना, ऐसी मेरे को उम्मीद है। ठीक है, अपन ने अभी तक जो किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 12th क्लासेस के लिए अपना जो बैच चल रहा है, 12th क्लासेस RBSC, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अरे ये मीडियम दूसरा नाम लिख दिया, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चल रहा है बच्चों। अलग से प्लेलिस्ट में बनी हुई है, उसमें हिंदी मीडियम अलग से, इंग्लिश मीडियम अलग से है। सारे नोट्स वगैरह सारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग हैं। 12th RBSC के लिए अपने पास में कोर्स चल रहा है अभी, 4 सेशन 2025-26। ठीक है, अभी तक उसमें क्लासेस हुई है वो अपन ने कर लिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश और उसके गुणधर्म हो चुके हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अपन कर चुके हैं, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने हो चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने PYQs आए हुए हैं वो अपन कर चुके हैं। नंबर 3 की अगर अपन बात करूं तो उसके बाद में जो अपना टॉपिक हुआ है वो हुआ है मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद में जो अपना हुआ है वो हुआ कुलम्ब्स लॉ, कुलाम का नियम, और कुलाम के नियम में इसका वेक्टर फॉर्म, कुलाम के नियम में क्या, इसका वेक्टर फॉर्म। ये कुछ चीजें हैं जो अपन कर चुके हैं, है ना। ये सब चीजें हैं जो अपन कर चुके हैं। अब अपन आज की क्लास चालू कर रहे हैं और आज कुलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ और चीजें एक बार अपन डिस्कस करेंगे। 30 मिनट की क्लास लगाते हैं, ज्यादा नहीं, 30 मिनट पढ़ लिए इनफ है ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ा हुआ ठीक है, अभी के लिए 30 मिनट बहुत है, 30 से 35 मिनट। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक करवा रहा हूं जो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में जरा एक बार अपन डिस्कशन करते हैं। और जो आज का अपना टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है ना, तो वो समझना आप। सबसे पहले बात देखो, हमने जो बात की ना, कुलाम्स लॉ की बात की, कुलाम्स लॉ से रिलेटेड अपन ने ये चीजें की हैं, है ना। अब देखो, कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अपन ने देख लिया। कुलाम्स का नियम क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता। जहां K की वैल्यू क्या होती है, जहां K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एफ साइलन नॉट। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कुलाम स्क्वायर। एफ साइलन नॉट कितना होता है, एफ साइलन नॉट वैक्यूम में 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो जाता है कुलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है इसकी जो अपन ने देखी है ना। ये इस वैल्यूज के बारे में, यहां से अपन वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 4 पाई की जगह वैल्यू रखो, ये आ जाएगा, तो तुम लोग तो सीधा इसको याद रखो कि इसकी वैल्यू इतनी 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 होती है ना। अब देखो, हम बात कर रहे थे परमिटिविटी के बारे में। हम बात जिस चीज की कर रहे थे ना, वो था परमिटिविटी। और परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं विद्युतशीलता। क्या कहते हैं जी, इसको विद्युतशीलता कहते हैं। इस परमिटिविटी की बात कर रहे थे। परमिटिविटी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, किसी मीडियम में जब कोई दो चार्ज पार्टिकल रखे होते हैं, मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, यहां पे ये दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, ये चार्ज ले लिया Q1 और ये चार्ज ले लिया Q2, ये R डिस्टेंस के ऊपर रखा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स जब लग रहा होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट किसका पड़ता है, उसमें कुछ इफेक्ट किसका पड़ता है, मीडियम का भी इफेक्ट रहता है। मीडियम पे भी ये डिपेंड करता है। तो मीडियम पे डिपेंड करता है तो मीडियम फिर परमिट करता है कि कितना फोर्स लगाना है, फोर्स किस हिसाब से लगेगा, वो क्या होती है, उसकी परमिटिविटी होती है। तो मीडियम पे भी डिपेंडेंसी होती है। तो मीडियम पे डिपेंडेंसी किसके अकॉर्डिंग होती है, इस परमिटिविटी के अकॉर्डिंग। परमिटिविटी को कैसे डिनोट करते हैं, अगर मीडियम हुआ तो एफ साइलन, और अगर वैक्यूम हुआ तो एफ साइलन नॉट। हाँ जी, अगर मीडियम हुआ तो एफ साइलन, और अगर क्या रहा, वैक्यूम रहा, तो उसको लिखते हैं एफ साइलन नोट। अब देखो, यहां से बात है, तुम्हारे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेटिव परमिटिविटी को बताओ।
किसको बताओ जी? आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसको बताना आपको? रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो आपका क्वेश्चन है, टॉपिक है आज का, उसका नाम है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। इंग्लिश में उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और हिंदी में उसको कहेंगे जी, वो क्या कहेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहेंगे इसको? आपेक्षिक विद्युतशीलता, है ना? अब रिलेटिव परमिटिविटी आपसे पूछी जाएगी, या आपसे क्या पूछा जाएगा? एक सीधा सा पूछा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या पूछते हैं जी? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो हिंदी में नाम है, उसका नाम है प्रावैद्युतांक। क्या होता है वो बाद में बात करेंगे अपन। प्रावैद्युतांक वगैरह क्या होता है, तुम तो ये देखो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछ ले तुमसे, या रिलेटिव परमिटिविटी पूछ ले, इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से। किससे करते हैं ये? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो विद्युतशीलता के लिए हो गया, परमिटिविटी के लिए। आर मतलब रिलेटिव, आर मतलब रिलेटिव, तो एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर देखो, हमेशा जब भी अपन बात करते हैं रिलेटिव में, जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी के रिलेशन में देखते हैं उसको। तो रिलेशन में क्या क्या हो गया? एक वैल्यू तो क्या है जी आपकी? एप्सिलॉन, और एक वैल्यू क्या है जी आपकी? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया? वैक्यूम के अंदर हो गया, एयर में हो गया। एयर में वैक्यूम में लगभग बराबर ही आती है वैल्यू, है ना? तो इसलिए एयर और वैक्यूम की वैल्यू एक ही मान के चलते हैं। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया? वैक्यूम में या एयर में, और एप्सिलॉन क्या हो गया? उस मीडियम में। तो इसको उस मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितनी विद्युतशीलता है या कितनी रिलेटिविटी है, उसको अपन क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। उसको अपन क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी है। भाई मेरी एज, मान लेते हैं मेरी एज 30 साल है, मेरे से छोटे वाले की एज है 25 साल, तो मेरी 30 है, उसकी कितनी है? 25 है। तो इसका मतलब ये तो हमारा अलग अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं कंपेयर करूंगा उसके रेस्पेक्ट में कितनी है, इसको उसकी वैल्यू को लिया जाएगा, उससे कितना गुणा है। जैसे मान लेते किसी की 15 है और मेरी 30 है, तो उसकी 15 होगी, मेरी 30 होगी, तो मेरा कितना हो गया? उसका डबल हो गया। तो उसके रेस्पेक्ट में कितना हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? किसी मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिलेटिविटी कितनी है, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिलेटिव परमिटिविटी की अगर मैं बात करूं, तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन आर आ जाता है एप्सिलॉन अपोन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर बराबर कितना आ गया? एप्सिलॉन अपोन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं, जरा उसकी बात करते हैं अपन। कौन कौन से क्वेश्चन यहां से एग्जामिनर हैं जिसके दिमाग में कुछ चीजें सेट हो सकती है? तो देखो भाई, सबसे पहले पहले तो अपन बात करें, देखो क्या नंबर 1 आपसे पूछेगा यूनिट, आपसे पूछेगा मात्रक। बताओ जी इसका मात्रक क्या आएगा? जो मात्रक एप्सिलॉन का वही एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि दोनों का कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आता है। तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर से दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा जी? ये मात्रकहीन राशि। ये क्या है? मात्रकहीन, मतलब ये यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। और इतना हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है उसका कोई डायमेंशंस भी नहीं होता है। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस भी है, ये यूनिट लेस भी है, और ये डायमेंशन लेस भी। कौन? रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की विमा क्या होती है, या इसका मात्रक क्या होता है। और वही अगर थोड़ा सा पूछ ले विद्युतशीलता का मात्रक की विमा क्या होती है, तो बच्चों उसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। जहां आपेक्षिक नाम आएगा ना, वहां तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोई तो यूनिट नहीं आएगी और कोई इसका डायमेंशन नहीं आएगा। पहली पहली बात तो ये कंफर्म है, ठीक है? तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अच्छा, इस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, एक सेकेंड एक सेकेंड, अपन ने इधर से तो इसको मिटाते हैं, यहां लिखते हैं। देखो यहां देखो, इस एप्सिलॉन आर का मान क्या क्या होता होगा? इस एप्सिलॉन आर का, इस एप्सिलॉन आर का बच्चों मान क्या क्या होता होगा? देखो इसकी वैल्यू आती है 1, या इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, या इसकी वैल्यू जैसे 81 ले लेते हैं, 81। अच्छा, ये 1 किसके लिए आता है? ये आता है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए।
एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। इसका मतलब एयर या वैक्यूम के लिए एफ साइलन बराबर क्या होता है, एफ साइलन नॉट होता है। समझ गया आप मेरी बात को। दूसरी बात है, ये किसके लिए आएगा जी, ये किसी न किसी मेटल के लिए आएगा। कोई धातु होती है ना, कोई भी क्या होती है जी, धातु। कोई भी धातु ले लेना, मेटल, कोई भी धातु हो गया, उसके लिए एफ साइलन आर कितना आ जाता है, इनफाइनाइट। अच्छा, वन किस, ये वाटर के लिए आता, पानी के लिए। अगर मीडियम क्या है आपका, पानी है, जल है, तो उस कंडीशन में एफ साइलन आर की वैल्यू कितनी है, 81। एग्जामिनर आपको दे देगा, सीधी सी बात है, वो दे देगा। लेकिन अब आप समझो एफ साइलन आर बराबर इनफाइनाइट है ना, ये वाली वैल्यू है, मैं बाद में बताऊंगा आपको इसका मतलब क्या होता है, वो जरा एक बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना, जरा सुनना, देखो अब समझो यहां से एक चीज और आप, और वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो देखो आप। फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। अच्छा, के की वैल्यू कितनी होती है अभी हमको नहीं पता, ना तो मीडियम है ना वैक्यूम है, हमें नहीं पता। तो इसको मतलब के की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ साइलन और क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर। अगर ये क्या रहा, अगर ये वैक्यूम रहा, तो वैक्यूम में तो कितना आ जाएगा, एफ साइलन बराबर एफ साइलन नोट आ जाएगा। किसके लिए, किसके लिए आ जाएगा जी, वैक्यूम के लिए। लेकिन अगर कोई ना कोई मीडियम हुआ, तो उस मीडियम के लिए एफ साइलन की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूं, और मीडियम किसी न किसी माध्यम के लिए, किसी न किसी माध्यम के लिए अगर यहां पे क्या रहा, कोई ना कोई माध्यम रहा, तो उस कंडीशन में क्या आएगा। आओ देखो, उधर फॉर्मूला लिखा हुआ था एफ साइलन आर बराबर एफ साइलन अपॉन एफ साइलन नोट। इसका मतलब एफ साइलन बराबर एफ साइलन नोट इंटू में एफ साइलन आर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग एक ये हुआ कि उस कंडीशन में जो एफ लिखेंगे ना अपन, वो एफ लिखेंगे 1/4 पाई, है ना, 4 पाई, और एफ एम लिख लो इसको, है ना, एफ एम, एफ एम मतलब मीडियम के लिए, है ना। तो एफ एम कितना आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा 1/4 पाई। अब एफ साइलन की जगह क्या रखेंगे, एफ साइलन नोट एफ साइलन आर क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं है। और अब देखो आप एक बात समझो कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, ये जो 1/4 पाई एफ साइलन नोट है, और ये Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो कितनी आती होगी, जो वैक्यूम में आता है, और नीचे आ जाएगा एफ साइलन आर। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि एफ नोट बराबर, दिखाओ हमारा वो तो नहीं टच हुआ, एफ नोट बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नोट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। देखो दिया, एक सेकेंड, देखो ये आया कि नहीं आया। एफ नोट बराबर 1/4 पाई एफ साइलन नोट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। इसका मतलब एफ एम बराबर मैं क्या लिख सकता हूं जी, एफ एम बराबर मैं इतना लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एफ एम बराबर, इसका मतलब एफ एम बराबर आ गया एफ नोट बटे में एफ साइलन आर। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जब भी किसी दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, कोई दो चार्ज पार्टिकल है, कौन कौन से प्यारे बच्चों, Q1 और Q2, कोई दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, पहले वो कहां रखे हुए थे, पहले वो रखे हुए थे वैक्यूम में, तो उनके ऊपर कोई फोर्स लगा, तो उनके ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा। अब मैंने उनको कहां रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया, जिसका प्रावैद्युतांक या जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या जिसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है, एफ साइलन आर है। तो वो क्या होगा, फिर उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, वो एफ साइलन आर गुणा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा जी, एफ एम बराबर एफ नोट अपॉन में एफ साइलन आर, दोनों तरफ एक ही चीजें लिखी हुई है। तो इसका मतलब जितना वैक्यूम में लग रहा है, उससे एफ साइलन आर गुणा कम हो जाता है। और एक बात आप कंफर्म कर लेना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो एफ साइलन आर है, इसकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती है। एफ साइलन आर की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। मतलब
एक किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। फिर धीरे धीरे बढ़ेगा वैल्यू, इसको मतलब एक से तो ज्यादा ही होगी। एक हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब एक होगा तो एफ एम बराबर एफ नोट ही आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एक से वैल्यू ज्यादा हुई तो क्या होएगा? इसका मतलब वो यहां ज्यादा वैल्यू भाग लगेगा, भाग लगेगा तो एफ एम कम होएगा कि नहीं होएगा? इसका मतलब मीडियम में लगने वाला फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड किया कि नहीं किया? ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड किया या नहीं किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, चाहे आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो। आप इसको चेक, मुझे बताओ क्या ये फोर्स कम हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब मीडियम में रखा हुआ फोर्स जो है, मीडियम में उन दोनों बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है? वैक्यूम या एयर के रेस्पेक्ट में कम हो जाता है। इसलिए क्या हुआ? फोर्स किस पे डिपेंड किया? फोर्स डिपेंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसलिए मैंने आपसे उस टाइम पे बात कही थी कि ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम ऑन द मीडियम। समझ गया मेरी बात बच्चों? ये हो गया अपने पास में आपेक्षिक विद्युतशीलता से रिलेटेड जो जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, अगर कभी कभी जैसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन आर इसको लिखते हैं या इसको के भी लिख देते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना उसको के से भी डिनोट करते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे और डाइइलेक्ट्रिक वाला जब चैप्टर आएगा तब वहां पढ़ेंगे। लेकिन आप यहां तक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखो, तो आपको क्या लिखना है वहां पे कि किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन द मीडियम टू द परमिटिविटी इन वैक्यूम। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनल एंड इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। इन्फिनिटिव, एक से लेके इन्फिनिटिव तक इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों। चलते हैं अपन आगे की तरफ, और आगे वाला जो टॉपिक है अपना वो क्या है उसके ऊपर जरा अपना डिस्कशन है ना? और वो क्या है? फोर्स इन मल्टीपल चार्ज। फोर्स इन मल्टीपल चार्ज, बहु आवेश में, बहु आवेश में बल, इसकी बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है और ये आ गया Q1, और यहां पर एक और चार्ज रखा हुआ है, ये मान लेते हैं अपन Q2। यहां एक और चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं Q3। यहां एक और चार्ज रखा हुआ होगा Q4। यहां एक और चार्ज रखा हुआ होगा Q5। ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं ये सारे के सारे मिलके अपन अपन किस पे निकालना चाह रहे हैं फोर्स? अपन किसी एक पे निकालना चाह रहे हैं, Q1 पे। किस पे निकालना चाह रहे हैं जी? अपन चार्ज निकालना चाह रहे हैं Q1 पे। तो Q1 पे निकालना चाह रहे हैं, इसको मतलब Q1 पे सबके सब फोर्स लगाएंगे। तो Q1 पे सबसे पहले पहले कौन लगाएगा जी? Q2 फोर्स लगाएगा। अच्छा, Q2 ऐसे ही फोर्स लगाएगा। अब दोनों का क्या है? देखो सेम चार्ज है, नेचर दोनों का सेम है, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करना मतलब धक्का लगाएगा। प्रतिकर्षित का मतलब धक्का लगाना, प्रतिकर्षित कर रहा है उसको, धक्का मार रहा है ना? तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? ये धक्का मारेगा। अब जैसे ही ये इसके ऊपर धक्का मारेगा तो हमेशा देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? उसमें होती है जिसमें वो दोनों की लाइनें ज्वाइन हो रही है। हर कहीं नहीं होता है। कूलाम फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? लाइन ज्वाइनिंग। दोनों पार्टिकल को जो लाइन ज्वाइन करती है ना, जो दोनों को जो लाइन मिलाती है उस लाइन के अगेन अलोंग होती है ना? तो इसका हम लोग किधर आ जाएगा? ये आ गया जी, ये आ गया पहला फोर्स। किस पे? 1/2 के कारण, 1/2 के कारण आ गया। अब बताओ जी, अब लेके आओ Q3 को। Q3 अगर इसके ऊपर लगाएगा तो Q3 देखो ये ऐसे सीधा है ना, ये लो जी, ये लगा दिया। तो ये कितना आ गया? 1/3 के कारण। ये 1/2 के कारण आ गया। अब कौन लगाएगा? Q3 आ गया। Q4, Q4 किधर लगाएगा जी? Q4 ऐसे लगाएगा, जो लाइन ज्वाइन हो रही है उधर। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? F1/4 के कारण, 1/4 के कारण। अब मुझे बताओ 5 कहां गया जी? ये रहा 5। अब ये 5 इसके ऊपर लगाएगा तो ये लगा दिया जी, ये आ गया F15 फैक्टर। अब मैं टोटल फोर्स अगर निकालना चाहूं
एफ वेक्टर टोटल 1 पर निकालना चाहें अपन, तो वो कितना आ जाएगा, F12 वेक्टर प्लस में F13 वेक्टर प्लस में F14 वेक्टर प्लस में F15 वेक्टर। ये आ गया टोटल फोर्स। वेक्टर सम क्यों, वेक्टर सम क्यों आएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है जी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये कैसा सम आता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या होता है, सदिश योग। क्या होता है, सदिश योग। आप एक बात याद रखना कि कूलाम का बल जो हमेशा होता है, जो दोनों रेखाएं होती है, जो दोनों की दोनों फोर्स हैं या दोनों चार्ज हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसके अलोंग में होती है, उसके अनुदिश होते हैं। ठीक है। मल्टीपल के लिए अगर मल्टीपल चार्ज दे रखे हैं तो उन सबको आपको ऐड करना है और सबके लिए निकालना है। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, F12 की वैल्यू लिख सकते हो भाई। F12 मान लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, R12। ये कितना आ गया जी, R13। ये कितना आ गया जी, R15, है ना। और ये कितना आ गया जी, R45। आया कि नहीं आया, सॉरी 45 थोड़ी आएगा। ठीक है, ये आ गया R14। ठीक है, तो इन सब के कारण अपन निकाल सकते हैं। तो F12 तो कितना आ गया, F12 की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, F12 आ गया K Q1 Q2 बटे में R12 का स्क्वायर। मैं निकालना चाहूं 13 तो कितना आ गया, K Q1 Q3 बटे में R13 का स्क्वायर। अगर मैं निकालना चाहूं जी किसका, अगर मैं निकालना चाहूं कौन सा जी, F14, तो वो कितना आ गया, K Q1 Q4 बटे में R14 स्क्वायर। अगर मैं निकालना चाहूं F15, तो वो कितना आ गया, K Q1 Q5 बटे में R15 का स्क्वायर। तो ऐसे 3-4 दे रखे हैं, तो टोटल अगर आपको निकालना है तो टोटल के लिए फिर अपन एक काम कर देते हैं, इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। और वो टोटल फॉर्मूला देखना मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, उस फॉर्मूले की जरा एक बार अपन बात करते हैं। और वो क्या आएगा, देखो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, इसका मतलब एफ वेक्टर बराबर आ गया समेशन के क्यू आई क्यू जे बटे में आर आई जे का स्क्वायर। जहां पर पहली पहली बात, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। पहली पहली बात तो आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। और यहां पे जो आई की वैल्यू जो जो वैल्यू दे रखी है ना, वो अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको, क्योंकि जैसे 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 की जगह फिर Q1 की जगह 1 है, तो 1 की जगह फिर ये J की वैल्यू 1 नहीं आएगी, फिर J की वैल्यू 2 3 4 5 यही आएगी, 1 तो नहीं आ सकती ना। देखा गया कहीं का आपने, Q1 है तो Q1 उस पर कैसे फोर्स लगाएगा, दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते ना। इसका मतलब आई और जे की वैल्यू सेम नहीं होती। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला इस तरह से अपन लिखते हैं। और दोनों के दोनों अगर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, आई और जे सेम नहीं होंगे, एक बार जो रिपीट हो गया वो बार बार रिपीट नहीं होएगा। एक बार जो रिपीट हो गया वो बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 3 निकाल लिया तो 3 1 नहीं करना है फिर, क्योंकि ये तो आ चुका है जी, पहले से फोर्स लगा चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अपन को केवल स्पेशली जिसकी बात करनी है, जैसे मेरे को निकालना है केवल स्पेशली 1 के लिए, तो देखो एक बार इधर देखना, जैसे मुझे निकालना है F1 पे निकालना है जी, तो 1 पे निकालना है, तो इसका मतलब अब अपन क्या कर देंगे कि भाई J की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1, और यहां से कितना आ जाएगा ये के Q1 और फिर Qj बटे में आ जाएगा R1J का स्क्वायर। J की वैल्यू 1 नहीं आएगी, अब J की वैल्यू 1 तो नहीं आएगी ना, और फिर इस तरह से वैल्यू अपन निकालते रहेंगे, है ना। ये इसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा। अगर आपको मल्टीपल के लिए पूछता है तो इस तरह से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, एक हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ चीजों की, और उसके बारे में भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। मल्टीपल के लिए ही अपन बात करेंगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल के लिए ही बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। एक बार देखना जरा आप इधर, फोर्स दो या दो से ज्यादा कोई फोर्स हो तो किस तरह से अपन को देखो उनको करना है। इधर देखना मेरे प्यारे बच्चों आप, अगर दोनों के दोनों फोर्स की सेम डायरेक्शन हो, किधर हो जी,
दोनों की दोनों फोर्स की कैसी डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है समान दिशा हो। दो फोर्स हैं, दो फोर्स हैं जी, कौन कौन से? एक तो है F1 और एक है F2। एक तो क्या है F1 और एक क्या है F2। तो जब वो दोनों ही सेम डायरेक्शन रहेगी तो F वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका, या F वेक्टर मतलब वेक्टर में मतलब इसको F बराबर कितना आ जाएगा, F1 प्लस में F2। सीधा से याद रखना, अगर दोनों की दो फोर्स है F1 की भी डायरेक्शन वही है, F2 की डायरेक्शन इधर देखो एक बार, देखो यहां बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना, कोई किसकी डायरेक्शन किधर है किसकी किधर है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको इस में बताना चाह रहा हूं ना। F बराबर F1 प्लस F2 आ गया अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है तो, और अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। अरे भाई दिशा कैसी है, विपरीत है, तो विपरीत है तो कितना आ जाएगा, F1 माइनस में F2। F बराबर कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2। ये सेम तो कैसे, इधर ही तो ये आ गया, इधर ही ये आ गया, दोनों की सेम आ गई ना। लेकिन यहां पे कैसा, ये इधर है और ये इधर चला जाए, तो दोनों की अपोजिट हुई कि नहीं हुई डायरेक्शन, और दोनों की अपोजिट मतलब पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2। लेकिन जब वो किसी एंगल पर हो, कोई न कोई क्या हो प्यारे बच्चों, एंगल हो, कोण हो, कोण किसी कोण पर है, किसी कोण पर रहें, तो बच्चों जब किसी कोण पर होएंगे तो कैसे, जैसे मान लेते हैं एक तो फोर्स आ गया ऐसे, और दूसरा फोर्स मान लेते हैं अपन ऐसे है, ये वाली वैल्यू अपन मान लेते हैं F1 वेक्टर की, और ये मान लेते हैं अपन F2 वेक्टर की, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा F वेक्टर बराबर, या F बराबर वो कितना आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 इंटू में cos थीटा, और इसका ले लो आप अंडर रूट। ये लो जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, फॉर्मूला मैंने कुछ अलग से कोई बड़ी जोर की बहुत ज्यादा रिसर्च करके मैंने इस फॉर्मूले को नहीं बनाया, ये फॉर्मूला वही है जो आप अक्सर पढ़ते आए हो। बस इसको ये है कि आप बच्चों को क्या है भाई, सारी चीजें लिखी हुई है बुक में, लिखी हुई है, टीचर्स का काम क्या है, उन बच्चों को उसका थोड़ा सा शॉर्ट बना के चीजें समझा के उसको एक कंसाइंस फॉर्म में आपको दे दे, इतना ही तो काम होता है टीचर का। जो चीजें बच्चों को समझ में आनी, वो चीजों को बच्चों को समझा दे। कोई टीचर्स को अलग से तो कोई चीज लेके आएगा नहीं ना, और जो बोल रहे हैं कि ये हमने किया है, ये हमारा इनोवेशन है, ये है वो है, वो तो तुम जानते हो, वो थोड़ी दिन ही चलते हैं, उसके बाद में बच्चे तो समझदार है ना, आजकल के सब समझ जाते हैं क्या है। भाई ये हमने कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं निकाला है, ये वही फॉर्मूला है बच्चों जो आज तक आप लोग पढ़ते आए हो। और वो देखो आपने क्या पढ़ा है, एफ वेक्टर बराबर होता है F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर। अरे होता है कि नहीं होता, हमेशा फोर्स का क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर एडिशन हो गया। अब जब आप इसको ओपन करते आए थे, तो ओपन करते हैं तो F स्क्वायर बराबर आता है F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2F1 F2, और इंटू में आता है बच्चों cos थीटा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों सेम होंगे तो थीटा बराबर 0, और cos 0 कितना आएगा 1, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और वो क्या आ जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट ले लो तो F बराबर आ गया F1 प्लस F2। ये लो साहब F बराबर F1 प्लस F2। अब क्या है, दोनों अपोजिट हैं तो थीटा बराबर 180 डिग्री, और जब थीटा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 180 में कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, cos 180 कितना होता है -1, और जब cos 180 -1 होता है तो क्या आएगा, जब cos 180 -1 होता है तो इसका मतलब वहां पे -1 आ गया, तो इसका मतलब F स्क्वायर बराबर F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, दोनों लोग तो F बराबर आ जाएगा F1 माइनस F2। वो आ गया आपके सामने, आया कि नहीं आया। अच्छा दूसरा किसी एंगल पे है तो ये मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया। अब कूलॉम फोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी मैं आपको बता चुका हूं। इक्विलिब्रियम के लिए पूछा जाता था आपसे एग्जाम में कि भाई ये इक्विलिब्रियम है क्या, तो इक्विलिब्रियम जहां भी पूछते हैं ना कि भाई ये फलाना सिस्टम है पूरा इक्विलिब्रियम है, तो वहां पे टोटल एफ निकालो, वो 0 आना चाहिए। अब ये जो जो चीजें मैंने आपको अभी तक करवाई है ना कूलॉम फोर्स से रिलेटेड, अगले वाली क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, अगली वाली क्लास के अंदर न्यूमेरिकल करेंगे सारे के सारे। अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे टोटल, और वो न्यूमेरिकल जो रहेंगे ना, वो न्यूमेरिकल अभी तक का जितना पढ़ा दिया फोर्स के अंदर, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल उसके ऊपर करवाएंगे प्यारे बच्चों अपन। तो बने रहिए आप क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास अच्छी लगी यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐप पे देख रहे हैं तो जरूर इसके अंदर मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इसके अंदर अपन क्या, आपको जो जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो वो आप सीधे यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मैंने मेरी पूरी पूरी कोशिश की आपको सारी चीज़ें करवाने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।